डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस पे स्वागत है। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 9। इसको बोलते हैं अवकल समीकरण, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये अवकल समीकरण क्या होता है, और इसके साथ ही साथ प्रश्नावली 9.1 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में खत्म कर देंगे। करना क्या है, क्वेश्चन नहीं है, बस बताना है कि जो समीकरण दिया हुआ है, अवकल समीकरण दिया है, उसकी कोटि क्या है, उसकी घात क्या है, बस सिंपल। तो पहले सीखेंगे अवकल समीकरण क्या है, फिर सीखेंगे कोटि कैसे पता करते हैं, ये घाती कैसे पता करते हैं, सब सीख लेंगे अच्छे से। और हां, अगर आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स का कोई अन्य चैप्टर पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहां पर कई चैप्टर्स की वीडियो पूरा का पूरा अवेलेबल है, तो वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अवकल समीकरण को पढ़ते हैं, और इसके जस्ट बाद हम लोग वेक्टर को पढ़ेंगे। फिर वेक्टर को पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर पढ़ाइए रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसके बाद वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर के बाद पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, और उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि यह अवकल समीकरण क्या होता है। देखिए, अवकल समीकरण अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अवकलन आना चाहिए। अगर आपको अवकलन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं फटाफट 2 मिनट में एक हिंट दे देता हूं, और ये जो मैं बता रहा हूं अगर आप इसको सीख लेते हैं तो ये आपको इस प्रश्नावली में बहुत ही काम देगा। देखिए, मैंने बहुत पहले बताया कि अगर आपको y का अवकलन करना है तो अवकलन करने के लिए इसके पहले क्या लगाते हैं, d लगाते हैं। और y का ही नहीं, इस दुनिया में अगर किसी का अवकलन कर रहे हैं, जिसका भी अवकलन करना होता है उसके पहले क्या लिखते हैं, d। जैसे अगर हाथी है और हाथी का अगर आप अवकलन कर रहे हो उसके पहले क्या लगाते हैं, d। अगर घोड़ा है, इसका अवकलन करते हैं तो इसके पहले क्या लगाते हैं, d लगाते हैं। इट मींस इस दुनिया में अगर कुछ भी है, अगर उसका अवकलन कर रहे हो तो उसके पहले क्या लगाते हैं, d लगाते हैं। लेकिन जो ये अवकलन होता है ना, जो ये समाकलन होता है, जो ये लिमिट होता है, या दुनिया में कुछ भी चीज जो होता है, अवकलन समाकलन जो होता है, कुछ भी को छोड़ देते हैं, अवकलन समाकलन की बात करते हैं। तो अवकलन समाकलन होता है ना, वो किसी ना किसी के सापेक्ष होता है। तो मान लो ये जो y का अवकलन कर रहे हो, मान लो x के सापेक्ष कर रहे हो, तो जिसके सापेक्ष करो, x के सापेक्ष करो, इसके ऊपर d लगाओगे और ये हो जाएगा dx, और इसे भाग कर दोगे। इसे पढ़ोगे क्या, इसे पढ़ोगे y का अवकलन x के सापेक्ष। देखो, हाथी के पहले d लगाए, इसका मतलब हाथी का अवकलन हो रहा है, और अवकलन किसी न किसी के सापेक्ष होता है। तो मान लो ईटा के सापेक्ष कर रहा है अवकलन, तो क्या करो, ईटा के पहले d लगाओ और भाग कर दो, तो क्या हो जाएगा, d ईटा। इसे कहेंगे हाथी का अवकलन हुआ है ईटा के सापेक्ष। घोड़ा का अवकलन करना है तो घोड़ा के पहले क्या लिखो, d। इसका मतलब घोड़ा का अवकलन हो रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष, किसी ना किसी के सापेक्ष होगा। तो मान लो सापेक्ष कर रहे हो गधा का, तो क्या हो जाएगा, d गधा से क्या करोगे, भाग कर दोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऐसे करते हैं अवकलन। चलो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आगे की सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी। देखो, अगर मैं कह दूं dy, अगर इसका अवकलन करना है तो उसके पहले लिखते हैं d, और x के सापेक्ष करना है तो x के पहले d लगाते हैं और भाग करते हैं, ये हो जाएगा dx। देखो, यहां पर जो अवकलन किया गया है वो अवकलन एक बार किया गया है, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलन। मतलब इस जो ये दिख रहा है, इसकी कोटि क्या है, प्रथम कोटि है, क्योंकि इसको एक बार अवकलन किया गया है। अगर 2 बार अवकलन करते हैं तो बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन, 3 बार करते हैं तो उसको बोलते हैं तृतीय कोटि का अवकलन, 4 बार करते हैं तो उसको बोलते हैं चतुर्थ कोटि का अवकलन, 5 बार करते हैं तो उसको बोलते हैं पंचम कोटि का अवकलन। तो आओ एक बार और कर लेते हैं अवकलन। देखो, अब इसका अवकलन करना है, अभी तक क्या था, अभी तक y था, और हमको करना था अवकलन y का। तो y का अवकलन करने के लिए लिखा पहले d, x के सापेक्ष करना है तो उस x के पहले d लगाया और भाग कर दिया, ये हो गया dx, और ये हो गया dy अपॉन dx। देखो, सिंपली d dx, जिसका भी अवकलन करना होता है यहां पे लिख लेना पड़ता है। तो y का अवकलन करना है तो y यहां लिख दिए, x के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, तो ये पहली बार एक बार अवकलन किया गया, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलन। अब चाहो तो इसका भी अवकलन कर सकते हो। तो मान लो ये है, अगर इसका अवकलन करना है तो हम लोग जानते हैं कि जिसका भी अवकलन करना होता है उसके पहले लगाते हैं d। तो इसके पहले क्या लगाओगे, इसके पहले लगाओगे d, लग गया। अब मान लो अवकलन फिर x के सापेक्ष करना है तो क्या करोगे, x को पकड़ोगे, x से पहले d लगाओगे, क्या हो जाएगा dx, और dx को उठाओगे और यहां में क्या करोगे, dx से भाग कर दोगे। d dx इस पूरे का अवकलन हो रहा है दोबारा से, तो इसको क्या लिखोगे, अब ध्यान से देखो, यहां पे d 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर y। इसका मतलब y का अवकलन एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ है, और बटा, देखो
नीचे क्या है, नीचे दो बार अवकलन किसके सापेक्ष हुआ है, तो पहली बार x के सापेक्ष हुआ था, दूसरी बार भी x के सापेक्ष हुआ था, तो x के सापेक्ष दो बार हुआ है और इसके पहले d लगा दो बस। देखो इसका सिंपल सा मतलब है y का, देखो y का अवकलन हुआ है एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ है, और दोनों बार किसके सापेक्ष हुआ है, दोनों बार x के सापेक्ष हुआ है, इसलिए x के ऊपर यहां पे 2 लिखा है, यहां पे d के ऊपर 2 लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलन, इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। अवकलन एक बार और कर सकते हो, आ जाओ। ये है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। फिर करो अवकलन तो यहां पे हो जाएगा डी, और एक्स के सापेक्ष करना, एक्स के पहले डी लगाओ और भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, ये डी एक्स, इस डी का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा डी थ्री वाई अपान एक्स का फिर एक बार हो गया तो यहां पे एक्स थ्री हो जाएगा और ये हो जाएगा डी। इसका मतलब y का अवकलन 3 बार हुआ है और तीनों बार x के सापेक्ष हुआ है, इसको बोलते हैं तृतीय कोटि का अवकलन। आओ, d4y अपान dx4, इसको बोलते हैं चतुर्थ कोटि का अवकलन। यहां पे अगर 5 इसको बोलते हैं पंचम कोटि का अवकलन, यहां पे 6 इसको बोलते हैं षष्ठ कोटि का अवकलन। समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं कोटि, लेकिन जो कोटि का कॉन्सेप्ट है अभी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, तो कोटि का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, सीखते हैं कि ये अवकल समीकरण क्या होता है। तो ये देखते हैं कि अवकल समीकरण क्या होता है। देखिए, हम लोगों ने समीकरण पढ़ा होगा, सर्वसंख्या भी पढ़ा होगा कि समीकरण क्या होता है, सर्वसंख्या क्या होता है। समीकरण सर्वसंख्या में थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि समीकरण और सर्वसंख्या क्या होता है, क्योंकि आपने एक अच्छा 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी कोई ना कोई पढ़ा दिया। ठीक है, तो आपको सर्वसंख्या और समीकरण में डिफरेंट मालूम होगा, समीकरण क्या होता है आपको ये भी मालूम होगा। तो चलो समीकरण के आगे से भी स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर कोई समीकरण दिया हुआ है तो जो समीकरण दिया अगर हम उसका अवकलन कर देते हैं, कोई अगर समीकरण दिया है उस समीकरण का अगर हम अवकलन कर देते हैं तो अवकलन करने के बाद जो भी हमको मिलेगा उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको बोलते हैं अवकल समीकरण। देखो, अवकल जो समीकरण है उसके नाम से ही क्लियर है, अवकल समीकरण। देखो, नाम से ही क्लियर है कि ये अवकल समीकरण, ऐसा समीकरण जिसका अवकल किया गया हो, मतलब जिसका अवकलन किया गया हो, ऐसा समीकरण को बोलते हैं अवकल समीकरण। जैसे मैं कह दूं y बराबर 2x प्लस 3, मान लो इसका अवकलन कर दिया जाए, y के सापेक्ष, y का अवकलन मान लो इस पूरे का अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष करोगे तो देखो d dx हो जाएगा। अगर y के सापेक्ष करते तो d dy हो जाता है, m के सापेक्ष करते तो हो जाता है d dm। देखो, d यहां भी लिखना है, d यहां भी लिखना है, जिसके सापेक्ष लिखना है उसको यहां पे लिखना है, और जिसका अवकलन मान लो यस के सापेक्ष करना है तो यस को यहां पे लिखना है, और जिसका अवकलन करना है उसको यहां पे लिखना है। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो मान लो इस पूरे का अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा d dx, और ये y है तो यहां पे y हो जाएगा। इसका अवकलन x के सापेक्ष तो d dx, और ये हो जाएगा 2x। इसका अवकलन x के सापेक्ष तो d dx, यहां पे 3 हो जाएगा। देखो, ये हो गया dy अपान dx और बराबर 2 कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा d dx, तो अवकलन 1 होता है x का, और ये संख्या का अवकलन 0 होता है। ये मिल गया समीकरण। ये तो सिर्फ और सिर्फ समीकरण था, लेकिन ये है अवकल समीकरण, क्योंकि किसी भी समीकरण का अगर हम अवकलन कर देते हैं तो अवकलन करने के बाद हमको जो भी समीकरण मिलता है उसको बोलते हैं अवकल समीकरण। तो आई होप कि अवकल समीकरण क्या होता है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो जब भी कोई पूछे कि अवकल समीकरण क्या होता है तो सिंपली कह सकते हो कि किसी भी दिए गए समीकरण का अवकलन करने पर प्राप्त होने वाले समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। समझ पाएगी नहीं? अब एग्जाम में क्या होता है, ये एक अवकल समीकरण दिया रहता है और पूछता है कि बताइए इसकी कोटि क्या है और इसकी घात क्या है। समझ पा रहे हो? देखो, कोटि तो हम हर हाल में बता सकते हैं, समीकरण कैसा ही क्यों ना दिया हो हम हमेशा कोटि बता सकते हैं। जैसे कोटि प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की है। कोटि कैसे बता रहा है तो देख लो कितनी बार अवकलन किया गया है, जितनी बार मैक्सिमम अवकलन किया गया रहेगा उसी को बोलेंगे कोटि। जैसे ये जो अवकल समीकरण है, देखो ये समीकरण है लेकिन ये है अवकल समीकरण, और इस अवकल समीकरण में अवकलन कितनी बार किया गया है तो अवकलन सिर्फ और सिर्फ किया गया है एक बार, तो इसको बोलेंगे प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। लेकिन अगर इसका अवकलन एक बार और किया गया होता तो उसको बोलते क्या, द्वितीय कोटि का अवकलन समीकरण। एक बार और किया गया होता उसको बोलते तृतीय कोटि का अवकलन समीकरण। यानी सबसे पहले हम अवकल समीकरण को देखते हैं
अवकल समीकरण को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि उस समीकरण में कितनी बार अवकलन किया गया है। तो जितनी बार मैक्सिमम अवकलन किया गया होता है उसी को बोलते हैं कि अवकल समीकरण की कोट उतनी है। मान लो मैक्सिमम 10 बार अवकलन किया गया है तो उसकी कोट, अवकल समीकरण की कोट कितनी होगी? 10 होगी। लेकिन घात क्या है? घात बताने के लिए सबसे पहले हमको यह देखना पड़ता है कि वो अवकल समीकरण परिभाषित है कि नहीं परिभाषित है। अगर वो परिभाषित है तब तो बता पाओगे कि इसकी जो घात है वो कितनी है। लेकिन अगर वो परिभाषित नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसकी घात कितनी है। समझ पाएगी नहीं? कोट तो हम हर हाल में बता सकते हैं कि उसकी कोट कितनी है, लेकिन घात हम हर हाल में नहीं बता सकते कि उसकी घात कितनी है। घात को बताने के लिए सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि वो परिभाषित है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे कि वो परिभाषित है कि नहीं है? तो देखिए, मैं आपको इसका एक सिंपल सा ट्रिक दूंगा जिससे आप आसानी से पहचान पाओगे कि दिया गया अवकल समीकरण परिभाषित है कि नहीं है। देखो, जैसे मान लो ये आपने e के पावर x का नाम सुना है, ओबीसी सुना है। e के पावर x का नाम सुना है तो बिल्कुल सुना होगा अगर आपने अवकलन समाकलन पढ़ा है तो। देखो, e के पावर x यहां पर कोई ना कोई चर होना चाहिए, लेकिन अगर e के पावर यहां पर, अच्छा मैंने आपको एक चीज नहीं बताया वो भी देख लो फटाफट, तो आपको ये और बढ़िया समझ में आएगा। देखो, जो फलन होता है वो कैसे लिखा होता है? y बराबर fx। हर फलन ऐसे ही लिखा होता है y इक्वल टू y इक्वल टू fx। इसका अगर अवकलन एक बार करना हो तो ये क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष करना है तो ये हो जाएगा dy अपान dx, और इधर हो जाता है f डैश x। इतनी बात समझ पा रहे हो? अगर इसका एक बार अवकलन करना हो तो ये y हो जाएगा dy अपान dx और ये हो जाएगा f डैश x, और दोनों का मतलब सेम है। इस y के स्थान पे अगर हम y dy अपान dx ना लिख करके y1 कर देते तो भी उसका भी वही मतलब होता है। इस y के स्थान पे अगर y1 कर देते तो इसका भी वही मतलब होता है जो dy अपान dx का मतलब है। अगर y1 ना करके अगर हम y डैश कर देते तो इसका भी वही मतलब होता जो इसका मतलब है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब एक बार यहां अवकलन किया गया, एक बार यहां अवकलन किया गया, एक बार यहां किया गया, एक बार यहां किया गया। अगर एक बार अवकलन फिर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा y डबल डैश, ये हो जाएगा y2, और ये हो जाएगा d स्क्वायर y, और ये हो जाएगा dx स्क्वायर, और ये हो जाएगा f डबल डैश x। सभी का एक ही मतलब है, इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। एक बार फिर कर दिया जाए ये हो जाएगा y, इसका तृतीय कोटि का ये y3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा d3y, और ये हो जाएगा dx3, और ये हो जाएगा f ट्रिपल x। और इनमें जितने भी लोग हैं सबका मतलब सेम है कि उसका अवकलन 3 बार किया गया है। तो अगर कोई फलन दिया है, हम लोग जानते हैं कि जो अवकलन समाकलन होता है या लिमिट होता है वो क्या होता है? किसी न किसी फलन का होता है। तो अवकलन आप किसी न किसी फलन का करोगे तो अगर उसका 3 बार अवकलन करते हो तो चाहे आप उसको ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, सबका सब पूरा का पूरा सही है। ठीक है, तो इसको छोड़ो। देखो, यहां e के पावर x है, यहां a के पावर x है, लेकिन जब भी जो अवकल समीकरण दिया होगा, अवकल समीकरण क्या होता है? तो किसी भी दिए गए नॉर्मल समीकरण का अवकलन करने पर प्राप्त होने वाले समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। उस अवकल समीकरण में अगर e के पावर x है तो ठीक है, लेकिन अगर e के पावर जो है ना, अगर वही अवकलन है, यानी वो क्या है? dy अपान dx है, अगर वो अवकलन है पावर, तो समझ जाओ वो अवकल समीकरण परिभाषित नहीं है। अगर a के पावर जो x के स्थान पे दिया हुआ है, अगर वो अवकलन है dy अपान dx दे दिया, समझ जाओ वो परिभाषित नहीं है। e के पावर y1 दे दिया, समझ जाओ परिभाषित नहीं है। e के पावर y डैश दे दिया, समझ जाओ परिभाषित नहीं है, क्योंकि इन सब का मतलब सेम होता है। वैसे a के पावर अगर y डैश दे दिया, समझ जाओ वो परिभाषित नहीं है। तो जब भी e के पावर यहां पे अवकलन मिलेगा, a के पावर यहां पे अवकलन मिलेगा, तो समझ जाओ वो अवकल समीकरण परिभाषित नहीं है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते आगे देखते हैं। अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय फलन की, त्रिकोणमितीय फलन में कितने लोग होते हैं? तो टोटल 6 लोग होते हैं। कौन कौन? एक साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और टैन का कॉट। कितने लोग हैं? टोटल 6 लोग हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन 6 लोगों के पहले हम लोग जानते हैं कि यहां पर क्या होता है? कोई ना कोई एंगल होता है, यहां पर कोई ना कोई कोण होता है, यहां सभी जगह पर। लेकिन अगर यहां पर dy अपान dx हो गया
यहां पर dy/dx हो गया, यहां पे dy/dx हो गया, यहां पे dy/dx हो गया। अगर यहां पर dy/dx हो गया, समझ जाओ ये अवकल समीकरण परिभाषित नहीं है, ये भी अवकल समीकरण परिभाषित नहीं है। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि अगर साइन cos tan cos cot अगर इसके पहले dy/dx है तो वो अवकल समीकरण परिभाषित नहीं होगा। अगर a के पावर कोई अवकल dy/dx है तो वो भी समीकरण परिभाषित अवकल समीकरण परिभाषित नहीं होगा। एक और हम लोगों ने पढ़ा था लॉगरिथम फंक्शन, इसको बोलते हैं लघुगणकीय फंक्शन। तो जब भी लघुगणकीय फंक्शन यानी लॉग के जस्ट बाद में अगर dy/dx आ गया तो वो भी अवकल समीकरण परिभाषित नहीं होगा। यानी अगर लॉग है और लॉग के बाद यहां पर क्या आ गया dy/dx आ गया तो समझ जाना कि ये भी अवकल समीकरण परिभाषित नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बस अगर ये 3 टाइप का आता है समझ जाओगे अवकल समीकरण परिभाषित नहीं है। बाकी कुछ भी आएगा तो अवकल समीकरण परिभाषित होगा। अगर परिभाषित है तो आप बता सकते हो कि उसका घात क्या है, नहीं तो कोट तो आप हर हाल में बता सकते हो कि उसकी कोट क्या है। तो आइए सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट पहले उतार लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर हमको बताना है कि ये अवकल समीकरण किस कोट का है तो बहुत ही सिंपल बात है, ये एक अवकल समीकरण है क्योंकि ये एक समीकरण का अवकलन किया गया है तो ये अवकल समीकरण है। अब देखो ये अवकल समीकरण में अवकलन कितनी बार किया गया है तो देखो यहां पर अवकलन, ये देखो पहले नंबर देखो साइन के बाद ये डी ट्रिपल डैश यानी ये भी एक अवकलन है। और मैंने आपको बताया था जब साइन के जस्ट बाद अवकलन आ गया तो समझ जाओ कि वो अवकल समीकरण परिभाषित नहीं है। तो ये अवकल समीकरण परिभाषित नहीं है। और अगर ये अवकल समीकरण परिभाषित नहीं है तो आप घात तो नहीं बता सकते हो, लेकिन आप बता सकते हो कोट कितनी है। देखो मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया तो सबसे अधिक 4 बार अवकलन किया गया। देख लो यहां पर कम को मत देखो सबसे अधिक कितनी बार किया गया है तो d4 यानी यहां पर 4 बार अवकलन किया गया है। तो इस अवकल समीकरण की जो कोट होगी वो 4 होगी, लेकिन जो घात होगी अगर मान लो ये परिभाषित होता और फिर बताना होता कि घात क्या है तो देखो इसमें देखो सबसे पहले कितनी बार अवकलन किया गया है तो मैक्सिमम 4 बार अवकलन किया गया है। जो 4 बार अवकलन किया गया उसका घात देख लो तो 4 बार अवकलन किया गया है, इसके ऊपर एक घात है, कोई घात नहीं है मतलब एक घात है, एक घात है मतलब इसकी घात कितना हो गया, अपक्रिया की घात 1 हो गई। लेकिन आप ये तब बताओगे जब ये अवकल समीकरण परिभाषित होगा तब। अगर परिभाषित नहीं है तो आप घात नहीं बता सकते हो। जैसे ये अवकल समीकरण परिभाषित नहीं है, आप इसका घात कितना आप इसको नहीं बता सकते हो। तो कह सकते हो कि दिया गया अवकल समीकरण परिभाषित नहीं है, लेकिन इसकी जो कोट होगी वो कितनी होगी, कोट 1 होगी। समझ में आया? चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये एक अवकल समीकरण है, इसका मैक्सिमम 1 बार अवकलन किया गया। देखो y डैश मतलब 1 बार अवकलन किया गया है तो इस अवकल समीकरण की कोट कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन अगर घात की बात करें तो जो 1 बार अवकलन किया गया है इसके ऊपर कितना घात है तो मैक्सिमम 1 ही घात है, कोई घात नहीं मतलब 1 घात है। तो इसकी कोट और घात भी कितनी होगी, 1। अपक्रिया की घात सॉरी अपक्रिया नहीं, अवकल समीकरण की घात भी 1, अवकल समीकरण की कोट भी 1। तीसरा देखते हैं मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं कह दूं डी स्क्वायर एक्स अपान डी वाई स्क्वायर, देखो इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि दोनों सेम चीजें हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपने डाउट को जो आपका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को सही करो। देखो इसका मतलब कि यक्स का 2 बार अवकलन किया गया है y के सापेक्ष, लेकिन इसका मतलब है कि यक्स का केवल 1 बार अवकलन किया गया y के सापेक्ष और जो वैल्यू मिली है उसका स्क्वायर किया गया है। तो दोनों में बहुत डिफरेंट है, दोनों सेम चीज नहीं है। इसमें देखो मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है तो यहां पर 1 ही बार अवकलन किया गया है, यहां पे मैक्सिमम, यहां पे स्क्वायर रहेगा। यहां पे मैक्सिमम 2 बार अवकलन किया गया है तो इस अपक्रिया की कोट कितनी है, 2। और जो मैक्सिमम अवकलन है, मैक्सिमम अवकलन कितना है, 2 है। यहां पर 1 ही बार है, यहां पे 2 बार है। तो मैक्सिमम जो अवकलन किया गया है वो 2 बार किया गया है। इसके ऊपर कितना घात है, 1 घात है। तो अपक्रिया का घात क्या सॉरी अवकल समीकरण का घात कितना होगा, 1 होगा। लेकिन कोट कितनी होगी, 2 बार किया गया अधिकतम तो कोट भी 2 और घात कितनी होगी, 1। देखते हैं क्वेश्चन 4। अगर हमको ये बताना है कि इसकी कोट कितनी होगी तो देखो मैक्सिमम कितनी बार किया गया अवकलन, तो यहां पर 1 बार किया गया, यहां पर 2 बार किया गया, मतलब मैक्सिमम 2 बार किया गया है अवकलन। तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 2। घात कैसे बताओगे तो पहले देखो ये परिभाषित है कि नहीं। तो परिभाषित अगर होता तो मैक्सिमम 2 बार किया गया है, इसका पावर 2 है तो इसकी घात भी 2 आती है। लेकिन ये परिभाषित ही नहीं है क्योंकि कॉस के जस्ट आगे क्या आ गया dy/dx, तो ये अपरिभाषित है।
इसलिए आप घात नहीं बता सकते हो, लेकिन कोट बता सकते हो कि कोट कितनी है, तो कोट 2 है। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। देखिए क्वेश्चन 5 में मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया, तो मैक्सिमम अवकलन किया गया 2 बार, इसकी कोट क्या होगी, 2 होगी। लेकिन अगर घात की बात करें तो जो 2 बार मैक्सिमम अवकलन किया गया है उसके ऊपर घात कितना है, 1, तो इस अवकल समीकरण का घात कितना होगा, 1 होगा। कोट 2 घात 1। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, तो बिल्कुल आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी और मेरे हिसाब से आप सारे क्वेश्चन लगा ले जाओगे। लेकिन मैं फिर भी सारे क्वेश्चन का फटाफट हिंट देता हूं, 6, 7, 8, 9, 10 सबको एक बार उतार के फटाफट आपको बता देता हूं, तो आप देख के तभी जाइएगा, वरना हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाए। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो भाई देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक अवकल समीकरण है, बताना है कि इसकी घात कितनी है, इसकी कोट कितनी है। देखो मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई भी नहीं, तो मैक्सिमम 3 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोट क्या होगी, कोट 3 होगी। और जो मैक्सिमम अवकलन किया गया है 3 बार, इसके घात क्या है, 2, तो इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी, 2, कोट 3 घात 2। इसका देखो मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया, तो मैक्सिमम 3 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोट क्या हो जाएगी, 3। और ये जो मैक्सिमम अवकलन किया गया है इसके ऊपर घात कितना है, 1, तो इस अवकल समीकरण का घात कितना हो जाएगा, 1, कोट 3 घात 1। अगर इसकी कोट की बात करें तो मैक्सिमम 1 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोट क्या हो जाएगी, 1, और जो 1 बार अवकलन किया गया है इसके पावर क्या है, 1, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 1, कोट 1 घात 1। आओ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 9, 10 तो मैं उतारा ही नहीं। देखो 9 आप देख लो, मैक्सिमम अवकलन किया गया है 3 बार, 2 बार, तो इसकी कोट 2 हो जाएगी, और उसके ऊपर 1 ही पावर है, तो घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, मैक्सिमम अवकलन किया गया 3 बार, 2 बार, तो कोट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और घात की बात करें तो देख लो परिभाषित ही नहीं है, अगर परिभाषित होता तो उसकी घात भी 1 होती, लेकिन परिभाषित ही नहीं है तो घात आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन में 11 और 12 जो कि बहुविकल्पीय है, समझते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में ये 11 है और कह रहा है कि इसकी घात बताओ, तो मैक्सिमम कितना बार अवकलन किया गया, 3 बार, लेकिन देख लो पहले परिभाषित है कि नहीं। घात बताने के लिए चेक करना पड़ता है कि वो परिभाषित है कि नहीं है, तो ये एक्चुअली परिभाषित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन की जस्ट बार डी है, तो परिभाषित नहीं है। तो उसका घात कितना है आप नहीं बता सकते हो, आप ऑप्शन चूज कर सकते हो कि अवकल समीकरण परिभाषित नहीं है। कुछ में 12 की बात करें, कह रहा है इसकी कोट बताओ, तो देखो मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया, तो मैक्सिमम अवकलन 2 बार किया गया, कोट कितनी हो जाएगी, 2। और इस तरह खत्म हो गया प्रश्नावली 9.1। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये प्रश्नावली पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट से मुझे ऐसे और चैप्टर की वीडियो बनाने के मोटिवेशन मिलेंगे।
ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.2 और ये प्रश्नावली 9.1 है, तो जस्ट मिलेंगे 9.2 के साथ। तो 9.2 का वीडियो अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहां देखिए आप पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके होम पेज पे हमारा पार्ट 2 कल आ जाएगा, तो आप कल या शाम तक आ जाएगा, तो वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं 9.2 के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।